Hello students, so we have been talking about the glands in the previous lecture and we were discussing the adrenal gland. Okay, and we have talked about the glucocorticoid, the mineral corticoids, okay, and we have talked about the disorders as well. So आज के lecture में we have been left with the sex corticoids part from the previous lecture, तो उसको खत्म करते हैं and then we'll move to the another gland that is the pancreas. ठीक है, तो let's talk about the sex corticoids. See, sex corticoids की बात करते हैं तो this is related to the presence of female hormones in the male and the male hormones in the female. अभी तक आपको यही पता होगा कि ovaries produce progesterone, estrogen, while the testes produce the testosterone. But if you talk about the adrenal gland, it also has the capacity to produce the male hormones and female hormones. ठीक है, मतलब females की body में भी there is production of testosterone and मेल्स की बॉडी में भी देयर इज प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, बिकॉज टेस्टोस्टेरॉन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द muscles, for the growth of the muscles. Obviously in the male the muscle growth is more because the testosterone level is more, and in the female the muscle growth is less because the level of testosterone is low. ठीक है, so if it is asked कि यार फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन होता है तो आप बोलोगे यस. कौन प्रोड्यूस करता है? तो नॉट द ओवरीज, नॉट द टेस्टिस, बट द एड्रिनल ग्लैंड. तो लिखते हैं सेक्स कॉर्टिकॉइड्स में. So this is secreted from zona reticularis, secreted from zona reticularis. ठीक है, in response to ACTH. किसके रिस्पॉन्स में? ACTH के रिस्पॉन्स में. तो यहां पे कौन सी चीजें प्रोड्यूस की जाती है? तो यहां पे प्रोड्यूस किया जाता है एंड्रोजन. और पता है एंड्रोजेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैस्कुलिनाइजिंग. ओके, इट्स अ मैस्कुलिन हार्मोन. मैस्कुलिनाइजिंग. ठीक है, इट्स अ मैस्कुलिनाइजिंग हार्मोन. ठीक है, मतलब मसल ग्रोथ को प्रमोट करेगा. जिसका एक एग्जांपल अपन ले तो दैट इज DHEA, दैट इज डाइहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन. डाइहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन. ठीक है, डाइहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन इज द एग्जांपल ऑफ इट. सो इट्स एन एंड्रोजन जो मैस्कुलिनाइजेशन को ग्रोथ देगा. ओके, और दूसरा जो हार्मोन है दैट इज एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन आपको फीमेल्स में दिखता है, बट एड्रिनल ग्लैंड अगर है तो वो भी एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन करेगी. सो इट्स अ फेमिनाइजिंग हार्मोन. इट्स अ फेमिनाइजिंग हार्मोन. It's a feminizing hormone. Okay. So इसको estrogen is also written as estradiol. मैं लिख देता हूं, इसको estrogen भी बोलते हैं कहीं पे, and it is also known as estradiol. ठीक है, so sex corticoids those are produced by the adrenal gland. का कौन सा पोर्शन? जोना रेटिकुलारिस नाम का जो पोर्शन है वहां से प्रोड्यूस हो रहा है इन रिस्पॉन्स टू ACTH. सो इट इज प्रोड्यूसिंग द एंड्रोजेंस दैट इज गोइंग टू गिव द मैस्कुलिन इफेक्ट. ओके, और उसमें एक एग्जांपल आपने लिखा है DHEA, दैट इज डाइहाइड्रोएपीएंड्रोस्टेरॉन, एंड देन अदर इज एस्ट्रोजन व्हिच इज अ फेमिनाइजिंग हार्मोन. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू सेक्स कॉर्टिकॉइड्स, सो वी हैव प्रीकॉशियस pseudo puberty. There is precocious pseudo puberty, that is excess androgens in males before puberty. See, androgens, testosterone की अगर बात करें तो they have to be developed once the boy reaches the puberty. अगर उससे पहले ही excessive amount में testosterone produce हो रहा है
तो दैट इज नोन एज प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो यहां पे क्या होगा, एक्सेस एंड्रोजन्स इन मेल बिफोर प्यूबर्टी, एक्सेस एंड्रोजन इन मेल्स बिफोर प्यूबर्टी, ठीक है ना। इसमें होगा क्या, सो द प्यूबर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स will be present, but that is before the development of the testicular maturity. Testicular maturity से पहले there is going to be development of puberty characteristics. ठीक है, यहाँ लिखेंगे what do you call puberty characteristics present, puberty characteristics प्रेजेंट, बट टेस्टिकुलर मैच्योरिटी जो है वो एब्सेंट है। टेस्टिकुलर मैच्योरिटी इज एब्सेंट, मतलब यहां पे गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ओनली जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो डेवलप हो गए, गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो मैं मेंशन कर देता हूं, स्पर्म आर नॉट फॉर्म्ड, क्योंकि टेस्टिस जो है वो मैच्योर नहीं हुआ है। तो यहां पे जो हार्मोन है एंड्रोजन, उसका प्रोडक्शन कौन कर रहा है, तो उसका प्रोडक्शन कर रही है एड्रिनल ग्लैंड, नॉट द टेस्टिस। इसलिए मैंने यहां पे मेंशन किया टेस्टिकुलर मैच्योरिटी एब्सेंट है। सो दिस कंडीशन इज नोन एज प्रीकॉशियस सूडो प्यूबर्टी। तो यहां पे द पर्सन रिसीव्स और अचीव्स प्यूबर्टी बिफोर द एज, बट द टेस्टिकुलर मैच्योरिटी इज एब्सेंट, ठीक है। देन another is adrenal virulism. Adrenal virulism की अगर बात करें, so that is excess androgen in females. So female develop male secondary sexual characters. Excess androgen in females, so females develop secondary sexual characters. So females develop secondary sexual characters. Male secondary sexual characters, not the female, secondary sexual characters of male. So the female would look more masculine in this case. ठीक है, सो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स अपन ने देख लिया, उसमें दो केसेस मैंने आपको बता दिए, वन इज द प्रीकॉशियस सूडो प्यूबर्टी and another is adrenal virulism, that is excess androgens in the female, so female develops secondary sexual characteristic. Done. So we're done with the adrenal gland part. Mineral corticoids हो गए, glucocorticoids हो गए, sex corticoids हो गए, and the defects related to the particular section. So now let's move ahead and let's talk about the dual gland, that is the pancreas. पेनक्रियास को डुअल ग्लैंड कहा जाता है। This is known as dual gland. What is the reason? The reason is it is endocrine and exocrine, दोनों है, एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, इसे डुअल ग्लैंड कहा जाता है। ठीक है, जो एंडोक्राइन पार्ट होता है
It consists of islets of Langerhans. The endocrine part consists of islet of Langerhans. Now what is this islet of Langerhans? तो जब अपन पेनक्रियास का सेक्शन लेंगे, we'll take a section of pancreas, तो इस तरीके से we see a lot of cells arranged. There would be some in the centers. ठीक है, and there would be some on the periphery as well. ठीक है, so there are going to be 4 types of cell. I'm not differentiating each and every cell, but यहाँ पे 4 type of cells होंगे इस section के अंदर, islets of Langerhans के अंदर. और एक और चीज जो देखने को मिलेगी, that is there is also association of pancreatic acne. इस तरीके से यहाँ पे भी cells का arrangement आपको देखने को मिलेगा, which are known as the pancreatic acne. Okay, these are the pancreatic acne cells. So let's label it first. These are acne. Pancreatic acne कहा जाता है या फिर acne कहा जाता है. Then there are some cells like there's going to be presence of alpha cell. There's going to be presence of beta cell, and there's also going to be presence of delta cell, and some of them would be termed as the PP cells. ठीक है? Done. So we have the alpha cells in the section of the pancreas. Alpha cells present है, beta cells present है, delta cell present है, PP cells present है, and acne present है. Okay. Now, what are the secretions? This is going to produce what? The pancreatic juice or the enzyme. जो डाइजेशन के प्रोसेस में बूस्ट अप करेंगे. अल्फा सेल की बात करते हैं तो अल्फा सेल एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है ग्लूकागॉन. अल्फा सेल सिक्रीट ग्लूकागॉन. बीटा सेल सिक्रीट इंसुलिन. किसको सिक्रीट करते हैं बीटा सेल? इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं. डेल्टा सेल सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करते हैं. सोमैटोस्टैटिन को सिक्रीट करते हैं. और जो पीपी सेल्स है वो सिक्रीट करते हैं पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. किसको सिक्रीट करते हैं? पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड को सिक्रीट करते हैं. ठीक है, तो ये जो पूरा सेक्शन है पेनक्रियास का, जहां पे ये जो बड़ा वाला मैंने सर्कल अब दिखा रखा है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? आइलेट्स ऑफ लैंगरहान को दिखा रहा है. और ये जो छोटा वाला ब्लू मैंने दिखा रखा है यहाँ पे दो, दोज आर इंडिकेटिंग द पैनक्रियाटिक एस्नी, जिसका काम होता है पैनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करना. जो अल्फा सेल है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम है ग्लूकागॉन. जो बीटा सेल है वो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं उसका नाम है इंसुलिन. एंड डेल्टा सेल प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जिसका नाम है सोमैटोस्टैटिन. और पीपी सेल्स प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन जिसका नाम है जिसका नाम है पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड. डन. नाउ ऑल द हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, क्योंकि इंसुलिन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को कम करना. ओके, ग्लूकागॉन का काम क्या होता है? ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाना. आई होप द डायग्राम इज क्लियर. आई रब इट डाउन. और एक एक हार्मोन की बात करते हैं. Okay, so now let's talk about the hormone glucagon.
Now talking about glucagon, कौन प्रोड्यूस करता है? Secreted by the alpha cells. That is very clear. फिर भी मेंशन कर देते हैं, secreted by alpha cell. Alpha cell कहाँ थे? ये भी आपको पता है, islets of Langerhans में थे. Now काम क्या है? तो इसका काम है, increases blood glucose level या blood sugar level. Increases ब्लड शुगर या फिर ग्लूकोज लेवल, ब्लड शुगर या फिर ब्लड ग्लूकोज लेवल. इसीलिए इट इज ऑल्सो नोन एज द हाइपरग्लाइसेमिक हार्मोन. Is also known as hyperglycemic hormone. ठीक है. कंस्टिट्यूएंट देखें तो इट्स पेप्टाइड इन नेचर. पेप्टाइड दैट मीन्स मेड अप ऑफ प्रोटीन, so it's a peptide hormone. ठीक है. तो ग्लूकागॉन दैट इज secreted by the alpha cell increases blood sugar or glucose level. Also known, that is the reason it is known as the hyperglycemic hormone, because it is increasing the sugar level and it's a peptide hormone. दूसरा कौन सा हार्मोन था? So we had insulin. दूसरा हार्मोन देखें, so that is, अब इंसुलिन की अगर बात करते हैं तो इंसुलिन इज ऑल्सो अ पेप्टाइड हार्मोन. कौन सिक्रीट करता है? सिक्रीटेड बाय बीटा सेल. इट इंक्रीजेस, आई एम सॉरी, इट लोअर्स द ब्लड शुगर लेवल. उल्टा काम करेगा. इट लोअर्स ब्लड शुगर लेवल. ब्लड शुगर लेवल को कम करता है. And that is the reason it is also known as hypoglycemic hormone. क्या कहा जाता है इसे? इसे hypoglycemic hormone कहा जाता है. And it's also peptide in nature. It's peptide in nature. ठीक है? So glucagon, insulin secreted by beta cell lowers blood sugar level, and that is the reason we term it as hypoglycemic hormone, and it is also peptide in nature. अब दोनों का अगर आप काम देखो, glucagon और insulin का, तो ये दोनों opposite काम कर रहे हैं, एक दूसरे से उल्टा काम कर रहे हैं. So we can term this both of them as antagonistic. They can be termed as antagonistic hormone because they both are performing in opposite way. ठीक है? Simple and easy. So एक का काम है शुगर का लेवल कम करना, दूसरे का काम है शुगर का लेवल बढ़ाना. तो ये शुगर का लेवल कम कैसे करता है? अगर मैं इंसुलिन के बारे में लिखूं तो ये शुगर का लेवल कम कैसे करता है? तो ये it helps in transfer of blood sugar या फिर ग्लूकोज टू cells. ठीक है? It helps in transfer of blood sugar or glucose to the cells so that cells can perform aerobic respiration. So that cell can perform aerobic respiration and produce a lot of ATPs. ठीक है? तो इंसुलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इंसुलिन की ही मदद से जो शुगर ब्लड के अंदर अवेलेबल है, जो ग्लूकोज ब्लड के अंदर अवेलेबल है, वो डिलीवर किया जाएगा कहां पे? सेल के पास. और सेल फिर क्या परफॉर्म करेगा? एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करेगा. ठीक है? सो नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि यार ग्लूकागॉन किस तरीके से काम करेगा.
देखिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा है कि यार शुगर का लेवल ये बढ़ाता है, यहाँ पे शुगर का लेवल कम होता है ब्लड में से, है ना, क्यों? क्योंकि ब्लड में से जो शुगर था दैट इज डिलीवर्ड टू द सेल, तो शुगर का लेवल कम हो जाएगा। बट यहाँ पे शुगर का लेवल कैसे बढ़ेगा? नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ समबडी इज फास्टिंग, कोई फास्टिंग कर रहा है और उस केस में वो डाइट या फिर वो खाना प्रॉपर अमाउंट में नहीं खा रहा, कम कर दिया उसने खाना खाना, बट बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी, बॉडी को तो एटीपी चाहिए, ठीक है, तो उस केस में बॉडी क्या करेगी, जो बॉडी में फैट जमा हुआ है, चर्बी जमी हुई है, उस चर्बी का ब्रेक डाउन करेगी और उसमें से चर्बी का ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को फॉर्म करके ब्लड में डाल देगी, और फिर ब्लड में से इंसुलिन की मदद से जो ग्लूकोज है उसको लिया जाएगा और प्रोवाइड किया जाएगा सेल्स को, ठीक है। तो आपने देखा होगा जो लोग डाइटिंग करते हैं, है ना, जो लोग खाना नहीं खा रहे वो पतले हो जाते हैं। क्यों पतले हो जाते हैं? क्योंकि उनकी बॉडी में जो रिजर्व फैट था, जो चर्बी जमा हुई थी, उस चर्बी को ग्लूकागॉन ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया इनटू ग्लूकोज और प्रोवाइड कर दिया किसको, सेल को। तो सेल, बिकॉज द पर्सन वाज ऑन अ डाइट, ही वाज नॉट टेकिंग एक्सटर्नल फूड, वो खाना कम कर दिया, उसने खाना ठीक से नहीं खा रहा है, तो उस केस में क्या हो रहा है, बॉडी की जो चर्बी है उसको कन्वर्ट किया जाएगा ग्लूकोज में और प्रोवाइड किया जाएगा किसको, प्रोवाइड किया जाएगा सेल्स को, टू परफॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन। तो इसलिए मैंने क्या लिखा है कि बिकॉज ऑफ ग्लूकागॉन देयर इज इंक्रीज इन द ब्लड शुगर लेवल, ठीक है। सो यहां पे लिख देते हैं डाइटिंग, दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड इन डाइटिंग पर्सन, जो बंदा डाइटिंग कर रहा है उसमें आपको ये चीज ऑब्जर्व करने को मिलेगा, ठीक है, डन। नाउ इंसुलिन किन सेल्स को टारगेट करता है, अगर वो देखें तो यहां पे मैं लिखूंगा इंसुलिन टारगेट्स okay, so इंसुलिन टारगेट्स किसको टारगेट करता है, तो इट टारगेट्स हैपेटोसाइट्स, इट टारगेट्स हैपेटोसाइट्स, दूसरे सेल्स को जो टारगेट करता है दैट इज द मायोसाइट्स और द स्केलेटल मसल्स, और सेल्स ऑफ स्केलेटल मसल्स आप बोल सकते हो, और तीसरे जो सेल्स को टारगेट करता है दैट इज एडिपोसाइट्स, क्या है, एडिपोसाइट्स। सो वी हैव हैपेटोसाइट्स, वी हैव मायोसाइट्स एंड वी हैव एडिपोसाइट्स। तो इंसुलिन इन तीन सेल्स को टारगेट करता है। अब हैपेटोसाइट्स में ये क्या करता है, तो हैपेटोसाइट्स में ये जो ग्लूकोज था ब्लड के अंदर, उस ग्लूकोज को कन्वर्ट करने में हेल्प करता है इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन करने के काम में आता है, ठीक है, ठीक है। मायोसाइट्स में अगर देखें तो मायोसाइट्स में इट हेल्प्स इन दी सेम थिंग, ग्लूकोज का कन्वर्जन इनटू ग्लाइकोजन, और एडिपोसाइट्स की अगर बात करें तो यहां पे इट हेल्प्स इन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू लिपिड्स, ग्लूकोज टू लिपिड्स, ठीक है। तो हैपेटोसाइट्स में ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन, एडिपोसाइट्स में ग्लूकोज टू लिपिड्स, एंड सेम गोज फॉर द मायोसाइट दैट इज ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो इंसुलिन करता है that is very important for actually the myocytes or the skeletal muscle, that is it promotes protein synthesis. Insulin promotes protein synthesis by diverting amino acids to target cells, ठीक है।
तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यार इंसुलिन शुगर के लेवल को तो कंट्रोल में रख ही रहा है, बट उसी के साथ इट इज ऑल्सो हेल्पिंग इन दी प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। और आपको पता है प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। प्रोटीन बॉडी के लिए कितने इंपॉर्टेंट है? प्रोटीन्स आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर आप देखो जो बॉडी को बिल्डअप करने के काम में आती है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट बीइंग मस्कुलर बट टॉकिंग अबाउट द नॉर्मल बॉडी आल्सो, दैट इज प्रोटीन। सो वी शुड मेक श्योर दैट जो डाइट अपन लेते हैं, जो खाना अपन खाते हैं, इट शुड बी प्रोटीन रिच, है ना, इट शुड बी प्रोटीन रिच डाइट। Done. So proteins are building blocks and insulin promotes protein synthesis. Okay, so एक और जो चीज थी जो that was somatostatin. Somatostatin का भी एक important role है that it inhibits secretion of insulin and glucagon. और एक और important चीज करता है that is it inhibits the growth hormone. क्योंकि अगर ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस होता ही जाएगा तो आपकी साइज, आपकी हाइट, आपकी बॉडी काफी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। सो देयर इज रिक्वायरमेंट ऑफ समथिंग दैट कीप्स अ कंट्रोल ऑन द प्रोडक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन, अगेन दैट इज द सोमैटोस्टैटिन। सो वी हैव सोमैटोस्टैटिन। तो क्या करता है? इनहिबिट सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन, inhibits secretion of insulin and ग्लूकागॉन। ठीक है, इंसुलिन एंड ग्लूकागॉन के सिक्रीशन को कंट्रोल में रखता है और उसी के साथ इट ऑल्सो कीप्स कंट्रोल ऑन इट इनहिबिट्स ग्रोथ हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन को क्या करता है? इनहिबिट करता है। ठीक है, और एक और जो चीज थी दैट वाज पीपी, पैनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड। So if you talk about the pancreatic polypeptide, तो ये क्या कर रहा है? तो it inhibits secretin, or sorry, it inhibits the secretion of pancreatic juice, है ना, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। inhibits the secretion of pancreatic juice. ठीक है, so I have talked about the hormones that are secreted by different parts of the pancreatic gland. So I hope this is very clear. Somatostatin हो गया, pancreatic polypeptide हो गया, insulin हो गया, glucagon हो गया। ठीक है, now let's talk about a condition, है ना, a defect, that is that is the diabetes mellitus. Diabetes mellitus is caused due to lack of insulin. Diabetes. We have one more type, that is diabetes insipidus. So that is related to the defect of ADH, antidiuretic hormone, of the vasopressin. ठीक है, but if you talk about diabetes mellitus, so diabetes mellitus can actually be grouped into two things, two types. One is insulin dependent diabetes mellitus. एक जो type है that is insulin dependent diabetes mellitus, which is written as IDDM.
IDDM बोलते हैं उसे. And another is non-insulin dependent diabetes mellitus. Non-insulin dependent diabetes mellitus, which is written as NIDDM. ठीक है, so IDDM that is insulin dependent diabetes mellitus and NIDDM that is non-insulin dependent diabetes mellitus. Now what is the difference? So when you talk about IDDM, it's a autoimmune disease. It's a autoimmune disease in which antibodies develop against beta cells. अब बीटा सेल्स आपको पता नहीं क्या प्रोड्यूस करते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. तो यहां पे क्या हो रहा है कि जो आपकी इम्यून सिस्टम क्या कर रही है, so autoimmune disease with the antibodies develop against beta cells. बीटा सेल्स के अगेंस्ट में ही एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करेगी. तो एंटीबॉडीज क्या करेगी, बीटा सेल्स को डैमेज कर देगी. और अगर बीटा सेल्स डैमेज हो जाते हैं तो इंसुलिन प्रोडक्शन लोअर्स. इंसुलिन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, या फिर एब्सेंट भी लिख दो, क्योंकि बीटा सेल क्या हो चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं. तो ऑटो इम्यून डिसीज है जहां पे द एंटीबॉडीज डेवलप अगेंस्ट बीटा सेल्स. ठीक है, सो इंसुलिन प्रोडक्शन वुड डिक्रीज. So this kind of diabetes is going to be known as IDDM, that is insulin dependent diabetes mellitus. Now what about this one? अच्छा, यहाँ पे मैं एक और पॉइंट मेंशन कर देता हूँ. The point is this is going to be occurring in the young age. And to be more specific, before 20 years. 20 years की एज से पहले आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी, IDDM. टॉकिंग अबाउट NIDDM, तो NIDDM की अगर बात करते हैं, दैट इज यहां पे इंसुलिन सिक्रीशन जो है इट इज नॉर्मल. इंसुलिन का जो सिक्रीशन है वो क्या है, नॉर्मल. बट जहां पे इंसुलिन को एक्ट करना चाहिए, है ना, the cells on which the insulin is going to act, those cells become resistant to the insulin. मतलब इंसुलिन फॉर एग्जाम्पल कोई पर्टिकुलर सेल पे एक्ट कर रहा है, तो ये सेल क्या हो जाता है, इंसुलिन के अगेंस्ट रेजिस्टेंट हो जाता है. मतलब इंसुलिन उसके ऊपर एक्ट कर ही नहीं पाता है. तो इंसुलिन अगर काम नहीं कर पाएगा तो वो तो वही हो गया ना, इंसुलिन एब्सेंट है और इंसुलिन एक्ट नहीं कर पा रहा है सेल के ऊपर, बिकॉज सेल हैज बिकम रेजिस्टेंट. द टारगेट सेल ऑफ इंसुलिन बिकम्स रेजिस्टेंट टू इट. यहां लिखेंगे अपन तो पहली बात तो यहां मेंशन करना पड़ेगा कि इंसुलिन सिक्रीशन इज इन नॉर्मल अमाउंट्स. इज प्रेजेंट, इंसुलिन का सिक्रीशन प्रेजेंट है, बट द टारगेट सेल्स ऑफ insulin are resistant to insulin. The target cells of insulin, जहां पे इंसुलिन को टारगेट करना चाहिए जिन सेल्स के ऊपर, the target cells of insulin are resistant to insulin, and so insulin is not able to act, is not act on target cells as they are resistant to it. ठीक है, तो यहां पे तो इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, बट यहां पे प्रोडक्शन हो रहा है.
but the target cells on which the insulin is supposed to act, they have become resistant to insulin, and that is the reason so insulin is not able to act on the target cell. Done. So this is two types of diabetes mellitus. One is insulin dependent, another is non-insulin dependent. I hope this is very very clear. We don't have it in your textbook, so make sure आप इसको अच्छे से go through कर लो. Okay, so I'll talk about one more condition here. That is insulinoma. Insulinoma. क्या लिखा मैंने? इंसुलिनोमा. दैट इज ट्यूमर ऑफ बीटा सेल्स. क्योंकि बीटा सेल्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं. तो अगर बीटा सेल्स में ट्यूमर हो जाता है, there's a tumor is growth, so the condition is known as insulinoma. ठीक है, सो यहां लिखेंगे दैट इज ट्यूमर ऑफ बीटा सेल्स. ट्यूमर ऑफ बीटा सेल्स ड्यू टू, अच्छा इसे होगा क्या? एक्सेस ऑफ इंसुलिन का प्रोडक्शन होगा, है ना. कैंसर में आपको पता है दैट्स एबनॉर्मल ग्रोथ, नंबर बढ़ जाता है सेल्स का. तो अगर बीटा सेल्स का नंबर बढ़ जाता है तो इंसुलिन का भी नंबर क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा. और जब इंसुलिन का नंबर भी बढ़ जाएगा तो क्या होगा? दिस विल लीड टू अ कंडीशन नोन एज हाइपोग्लाइसेमिया. क्या हो जाएगा? इससे हाइपोग्लाइसेमिया क्रिएट होगा. ठीक है, डन. सो दिस वाज ऑल अबाउट द पेनक्रियास. ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड and let's talk about the another gland, that is the testes. So अगर testes की बात करें, testes is heterocrine gland. हेट्रोक्राइन ग्लैंड क्यों बोला मैंने? हेट्रोक्राइन का मतलब होता है दो काम कर रहा है. एक तो टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन कर रहा है और दूसरा स्पर्म का भी प्रोडक्शन कर रहा है. प्रोड्यूसेस टेस्टोस्टेरोन एज वेल एज स्पर्म. ठीक है, दो चीजें हो गई. टेस्टोस्टेरोन का भी प्रोडक्शन और स्पर्म का भी प्रोडक्शन, इसलिए इट इज नोन एज हेट्रोक्राइन ग्लैंड. Okay, now testes is made up of two things. One is the seminiferous tubules and another is the interstitial cells. So we have seminiferous tubules and then there is the interstitial cell. इंटरस्टिशियल सेल. ठीक है, सो सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये सिक्रीट करते हैं इनहिबिन. किसको सिक्रीट करते हैं? इनहिबिन को सिक्रीट करते हैं. और जो इंटरस्टिशियल सेल है जिनका दूसरा नाम वी कैन आल्सो पुट देम एज द लेडिक सेल्स. You can also put them as the Leydig cells. ये क्या प्रोड्यूस करते हैं या ये क्या सिक्रीट करते हैं? तो ये सिक्रीट करते हैं टेस्टोस्टेरोन, दैट इज एंड्रोजन. दैट इज एंड्रोजन का प्रोडक्शन करेंगे लेडिक सेल्स एंड इनहिबिन का प्रोडक्शन करेंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स. डन. नाउ टेस्टोस्टेरोन का अगर देखें तो काफी सारे रोल्स है. एक तो है इट प्रोवाइड्स मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स.
तो मेल secondary sexual characters, then there is male aggressive behavior जो होता है, मेल एग्रेसिव बिहेवियर के लिए भी टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल है. देन मेल सेक्सुअल बिहेवियर which is known as the libido. ठीक है, उसके लिए भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? उसके लिए भी वी हैव टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल. देन देयर इज ग्रोथ. के लिए भी टेस्टोस्टेरोन रिस्पॉन्सिबल. ठीक है, सिंपल एंड इजी. नाउ अगर जैसे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करना, तो उसको स्टिमुलेट कौन करता है? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं मेंशन कर देता हूं कि द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर स्टिमुलेटेड बाय द फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, दैट इज एफएसएच. एफएसएच stimulates the seminiferous tubules, and the luteinizing hormone. The luteinizing hormone stimulates the interstitial cell to produce testosterone, and the follicle stimulating hormone stimulates the seminiferous tubule to secrete inhibin. ठीक है, तो ये चीजें याद रखनी है. यहां लिख देते अपन stimulates. स्टिमुलेट्स, यहाँ क्या लिखेंगे? सिक्रीट्स, और यहाँ क्या लिखेंगे? सिक्रीट्स. डन. नाउ अपार्ट फ्रॉम दिस, इनिबिन की अगर बात करते हैं, इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच. किसको नेगेटिव फीडबैक देता है? एफएसएच को नेगेटिव फीडबैक देता है. और जो टेस्टोस्टेरोन है, इट गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू द एलएच. मतलब जब टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, ठीक है, एक पॉइंट तक होना चाहिए, ऐसा थोड़ी कि बढ़ता ही जाना चाहिए. तो जैसे टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो हायर अमाउंट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन वुड सेंड ए नेगेटिव फीडबैक टू एलएच. मतलब एलएच जो स्टिमुलेट कर रहा था इंटरस्टिशियल सेल को, वो स्टिमुलेट करना क्या कर देगा? बंद कर देगा. और स्टिमुलेट करना बंद कर देगा तो क्या होगा? टेस्टोस्टेरोन का जो प्रोडक्शन था वो कम हो जाएगा. तो यहां पे मैं रब करके लिखता हूं. I'll rub this out. अच्छा, यहाँ पे एक बात और मेंशन कर देते हैं. ये दोनों चीजें क्लियर है स्टिमुलेट वाली? हायर अमाउंट्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन higher amounts of testosterone sends negative feedback. Higher amount of testosterone sends negative feedback to LH, that is luteinizing hormone. ठीक है, तो क्या होगा? LH stops stimulating the Leydig cell. ठीक है, वो Leydig cell को स्टिमुलेट कर रहा था, तो स्टिमुलेट करना बंद कर देगा. क्या होगा इससे? सिक्रीशन ऑफ testosterone from
Leydig cells stop. ठीक है. So higher amount of testosterone sends a negative feedback to luteinizing hormone LH, जिसकी वजह से क्या होगा, जो LH स्टिमुलेट कर रहा था लेडिक सेल्स को या फिर इंटरस्टिशियल सेल्स को, वो स्टिमुलेट करना बंद कर देगा. इट स्टॉप्स स्टिमुलेटिंग द लेडिक सेल. और लेडिक सेल्स अगर स्टिमुलेट होना बंद हो जाएंगे तो क्या होगा, सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन फ्रॉम लेडिक सेल्स स्टॉप. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू मेंटेन द अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन इन द बॉडी. ज्यादा भी नहीं चाहिए, कम भी नहीं चाहिए. ठीक है. अगर ज्यादा हो रहा है तो नेगेटिव फीडबैक भेजा जाएगा. उसी के साथ साथ अगर बात करें इनिबिन की, यहां लिख सकते हैं हायर अमाउंट ऑफ इनिबिन higher amount of inhibin gives negative feedback to FSH. ठीक है. तो इससे होगा क्या, FSH stops स्टिमुलेटिंग किसको, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को. तो क्या होगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल स्टॉप्स सिक्रीशन ऑफ इनिबिन. सो दिस इज हाउ द कंट्रोल इज डन. ठीक है. तो जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है तो वो एलएच को एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा, बोलेगा भाई अब और टेस्टोस्टेरोन नहीं चाहिए, काफी हो चुका है, लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करना बंद करो. तो एलएच लेडिक सेल्स को स्टिमुलेट करना बंद कर देगा. तो लेडिक सेल पे जब स्टिमुलेशन बंद हो जाएगा तो सिक्रीशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन भी क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा. इनिबिन का जब लेवल बढ़ जाएगा तो इनिबिन भी एक नेगेटिव फीडबैक भेजेगा किसको, हायर अमाउंट्स ऑफ इनिबिन गिव्स नेगेटिव फीडबैक टू एफएसएच. और FSH स्टॉप हो जाएगा स्टिमुलेटिंग दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स एंड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स स्टॉप सिक्रेटिंग इनहिबिन. दिस इज हाउ इट वर्क्स. डन. नाउ आई विल मेंशन वन मोर थिंग, दैट इज because testosterone is used और it helps in building up of muscles, जो मैंने बताया आपको है ना. मेल्स में टेस्टोस्टेरोन का लेवल ज्यादा है, इसी की वजह से जो मेल्स में मसल ग्रोथ होती है दैट इज मच मोर कंपेयर टू द फीमेल्स. है ना. फीमेल्स में भी टेस्टोस्टेरोन है जो एड्रिनल ग्लैंड से बन रहा है, और उसका लेवल कम है क्योंकि मसल तो फीमेल्स में भी देखने को मिलेगा ना, बिकॉज विदाउट टेस्टोस्टेरोन मसल नहीं होगा, मसल प्रेजेंट नहीं होगा. तो जो एथलीट्स होते हैं वो क्या करते हैं, इसका मिसयूज करते हैं. चलिए लिखेंगे टेस्टोस्टेरोन इज अ testosterone is a anabolic steroid and misused by athletes as it gives rise to muscularity. ठीक है. तो जो एथलीट होगा, बिकॉज वो जितना ज्यादा मस्कुलर होगा उसमें इतना ज्यादा पावर होगा, इतनी ज्यादा एनर्जी होगी और इतनी ज्यादा एबिलिटी होगी कि वो कोई भी गेम को जीत सके. बट ऑब्वियस, सो एथलीट्स क्या करेंगे, दे वुड टेक देम थ्रू इंजेक्शंस. है ना. टेस्टोस्टेरोन को इंजेक्शन के थ्रू अपनी बॉडी में इंजेक्ट करेंगे और जिसकी वजह से उनकी बॉडी में जो मसल ग्रोथ है, मसल ग्रोथ क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, मस्कुलरिटी बढ़ जाएगी एंड दैट वुड हेल्प देम टू विन द गेम. ठीक है. काफी बार एक्सेस अमाउंट में लेने की वजह से, एक्सेस अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन excess amount of testosterone causes acne, ठीक है, and decrease in sperm count.
डिक्रीज इन स्पर्म काउंट, क्योंकि आपको पता है कि अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है तो जो एलएच था वो स्टिमुलेट करना बंद कर देगा, ठीक है। इनिबिन का भी अगर लेवल बढ़ जाता है तो वो भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को स्टिमुलेट करना बंद कर देंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होगा, स्पर्म काउंट डिक्रीज हो जाएगा और एक ने भी देखने को मिलते हैं। And it can also cause high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर भी देखने को मिलता है एंड हार्ट it makes the heart weak. So because testosterone को it is also known as the heart attack hormone because it causes heart attack. तो आपने देखा होगा मेल्स में ज्यादा हार्ट अटैक आपको देखने को मिलेगा कंपेयर टू फीमेल्स, है ना, बिकॉज फीमेल्स में टेस्टोस्टेरोन का इतना प्रोडक्शन नहीं है जितना मेल्स में देखने को मिलता है. सो वी कैन टर्म टेस्टोस्टेरोन एज हार्ट अटैक हार्मोन. ठीक है, इट कॉजेस हार्ट अटैक इन दी हॉर्मोन्स बिकॉज ये हार्ट को क्या करता है, वीक बना देता है ना. बार बार एक्सेसिव पंपिंग की वजह से जो हार्ट के मसल्स है वो वीक हो सकते हैं. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द टेस्टिस. इन द नेक्स्ट लेक्चर विल टॉक अबाउट द ओवरीज. सो आई होप वी आर डन. आपको बातें समझ में आई. स्टिल इफ यू आर कंफ्यूज, नहीं समझ में आ रहा है कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बोलना चाहता हूँ, तो डू लेट मी नो, ड्रॉप मी मैसेज. ठीक है, सो आज के सेशन के लिए इतना ही रखते हैं. इन द नेक्स्ट सेशन विल टॉक अबाउट द ओवरीज. ठीक है, थैंक यू सो मच.